हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी तक मोशन इन प्लेन में अब तक वेक्टर क्या होता है उसके बारे में देखा था, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे वो देखा था। फिर वेक्टर के अंदर अगर दो वेक्टर अगर ऐड हो रहे हैं तो उसका एडिशन हमें क्या देता था, इसके बारे में देखा था। और उसके अलावा जो उससे कोरिलेटेड चीज़ें निकल कर आती थी, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई दो वेक्टर है उसका ऐड हो रहा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। और फिर उसके अंदर हमने रिलेटिव मोशन का खूब सारा कॉन्सेप्ट देखा था, रिवर प्रॉब्लम का, विंड प्रॉब्लम का, फिर उसके बाद रेन प्रॉब्लम, इस तरह के हमने अब तक डिस्कस किया है। उसी में और कुछ हमें दो तीन क्वेश्चन और अभी करेंगे और फिर इस कॉन्सेप्ट को वाइंड अप करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में चलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन पहले दो देख लेते हैं और रिलेटिव मोशन का। जैसे क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू टू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The air speed of the plane in 150 meter per second. Find the direction in which the pilot would head the plane to reach the point B. Find the time taken by the plane to go from A to B. तो इसमें क्या कर रहा है बच्चों कि अगर एक एरोप्लेन है और ए से बी की तरफ जा रहा है और 500 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, और एरोप्लेन का स्पीड इसका 150 मीटर पर सेकंड है, और सेम टाइम विंड भी, और उसका डायरेक्शन दे रखा है वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ प्लेन मूव कर रहा है ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा। ठीक है, so wind is blowing due to the north at a speed of 20 meter per second. The air speed of this. Find a direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. ठीक है, तो और विंड का स्पीड है ड्यू नॉर्थ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पहले तो उसको आप बना लेते हैं इस तरह का कि हमारा एरोप्लेन ऐसे जा रहा होगा, सपोज ए टू बी, इस तरह का ए टू बी ऐसे चल रहा होगा, प्लेन यहाँ से चला और यहाँ पर आना है, और वो कैसे यहाँ पर है 30 डिग्री ऐसे, और सेम टाइम यहाँ से विंड का स्पीड भी है कुछ इज 20 मीटर पर सेकेंड, इस तरह का है। अब सोचिए कि अगर एरोप्लेन अगर ए टू बी अगर जाएगा, ए से अगर ठीक 30 डिग्री पर, और विंड अपना काम करे, तो ये काम हो पाएगा क्या? मतलब ये क्या ए टू बी कहीं पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे मान लीजिए कि अपने जैसे मान लीजिए किसी विंडी डेज है और खूब हवा जब चलता है, तो आप विंड के अलॉन्ग चलिए, तो क्या करता है, आप देखे होंगे कि आपको वॉक करने में आसानी रहता है कि आप तो अपना स्पीड आपका है ही है और विंड भी आपको करता है, तो आप उसको फील करते हैं। आप रनिंग के समय आप देख लीजिए, और वही चीज़ अगर विंड के अगेंस्ट आप चलेंगे तो लगता है विंड हमें रोक रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं और विंड हमें इस तरह से ऐसे पुश कर रहा है बैकवर्ड। आप साइकिलिंग करते समय इसको एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब साइकिल एयर के डायरेक्शन में है, जो विंड के डायरेक्शन में, और साइकिलिंग आप कर रहे हो, तो आपको पैडल कम घुमाना पड़ता है और विंड अपना काम करता है। मीन्स आप मूव उसी के डायरेक्शन में होते हैं। मतलब एक तरह से एयर क्या है कि आपको पुश कर रहा है, और वही चीज़ अगर आप अगेंस्ट जाएँ, जैसे विंड अगर इधर से आ रहा है और आप जा रहे हैं, तो आप उसमें ज़रूर रेजिस्टेंस या ड्रिफ्ट फील करेंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर है। अगर ए टू बी अगर जा रहा होगा तो वो कहाँ पर पहुँचेगा? कुछ इस तरह से ऐसे लाई करेगा। तो अभी क्या है कि वो कुछ ऐसे जाए, है ना, तब तो कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे आएगा, तो और विंड अपना ये काम कर रहा होगा, और यहाँ पर एरोप्लेन का वेलोसिटी ऐसा दिखा देते हैं। तो हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि जो ए बी का जो लाइन है उससे अगर थीटा एंगल बनाता है ऐसा, और ये देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा क्या? अगर इस फिगर को मैं ऐसे कुछ जूम करके बना देता हूँ ऐसा, कि यहाँ से ये ऐसे 30 डिग्री था ना, या यूँ ऐसे कह लीजिए, ये 30 डिग्री था वर्टिकल से, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें थीटा है।
तो हमसे पूछा जा रहा है ये बताओ ये थीटा क्या होगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी, मतलब ए से चले तो बी पर आ जाएगा। तो इसका इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए सी। तो ए बी सी ट्रायंगल बन रहा होगा। तो देखो इसमें अभी तक वेक्टर में अभी तक जो आ रहा था, जो जितने भी हम अप्लाई कर रहे थे, या पीछे भी आपको याद होगा कि दो वेक्टर को ऐड करते थे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। तो वहाँ पर खास बात क्या होता था कि हम जब उसका आप पीछे के वीडियोज़ में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता था कि जो हमने डिराइव किया था उसमें एक परपेंडिकुलर इसमें एज्यूम कर लिया था, या जितने भी क्वेश्चंस आए थे तो मस्ट भी एक परपेंडिकुलर था। यहाँ पर ये बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। आप सोच के देखिएगा कि अगर मैं इसको एक्सिस पे इसको ऐसे बना दूँ तो है क्या, ये तो 90 डिग्री यहाँ पर है, 30 डिग्री है और ये थीटा पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें नहीं है। तो इसमें हमें थोड़ा दूसरा एक टूल्स यूज़ करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं साइन रूल। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके लिए, या चलो यहीं कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रायंगल ए बी सी अगर होता है तो ए के अपोजिट साइड ए होता है और बी के अपोजिट साइड से बी है और सी के अपोजिट साइड सी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, इस तरह का बच्चों कि ए अपॉन, जैसे कि ए साइड है तो ए के अगेंस्ट अपोजिट ए है ना, इस तरह का, और बी के अपोजिट ए है और सी के अपोजिट ए वाला साइड है, तो इसको बोलते हैं साइन रूल। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन बी, मतलब आपको साइड पता है। और साइड के लिए कोई वो नहीं कि आप, यही तो फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा है कि केवल हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इस तरह का चीज़ें नहीं, अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें इस साइन रूल अप्लाई करने के बाद, ये हमें जो डिजायर्ड एंगल है थीटा पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा? कि थीटा के अपोजिट में क्या है, ये विंड, बताइए। और इसके 30 डिग्री के अपोजिट में क्या है, एरोप्लेन का स्पीड। एरोप्लेन का स्पीड तो हमें पता है ना कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़। तो हमें ऐसा चाहिए, तो हम क्या वहाँ से लिख सकते हैं क्या? देखिए बताइएगा कि साइन थीटा इज अपॉन वी डब्ल्यू, क्योंकि साइन थीटा के ठीक अगेंस्ट है, और वहाँ से अगर देखा जाए साइन 30 के अगेंस्ट, वहाँ से वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, इस तरह का ऐसा कुछ होगा। हमें दो का ही चाहिए, साइन 30 पता है, एरोप्लेन का स्पीड पता है और विंड का स्पीड पता है, तो साइन थीटा लाना तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो चलिए 1/2 लिख लेते हैं। ये विंड इधर जाएंगे तो विंड का स्पीड कितना है 20, और एरोप्लेन का स्पीड है हमें कुछ 120, तो ये 0 0 कैंसिल होकर 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, 1/15। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15, इस तरह का। तो और इसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा कि दिस एंगल शुड बी द लाइन ऑफ द ए बी से ए एंगल थीटा ऐसा बना रहा होगा, ये लाइन था ना, ए बी से ए एंगल ऐसा बना रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसको निकाल लिया। अब इसका दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि दूसरे पार्ट में कह रहा है बच्चों कि टाइम कितना लगेगा। तो अभी तो अभी ये दो चीज़ें पता था, अब पूछ रहा है कि ए बी का वैल्यू बताओ, तो और इसमें ये एंगल मिसिंग है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब हम लिखेंगे, अगर साइन क्यों नहीं लगेगा वो बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि इसको सी बोल देता हूँ, साइन सी ओवर वेलोसिटी ऑफ ए बी, तो इक्वेशन एक है, अननोन दो बन जाएगा। एक ही इक्वेशन से, एक इक्वेशन एक ही बन रहा है ना, एक इक्वेशन से दो अननोन, मतलब एक इक्वेशन से तो केवल डेटा है, तो उसके इक्वल रखिए, इसके इक्वल रखिए, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमें अब दूसरा उसके लिए और सोचेंगे कि मतलब ये वाला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है कि ए बी का वेलोसिटी निकालो और आपको डिस्टेंस 500 किलोमीटर यहाँ से पता ही है, ये वाला ए बी का डिस्टेंस दिस मच इज़ 500 किलोमीटर, बिकॉज की मेंशन कर रखा है 500 किलोमीटर ये चीज़। तो आप सोच रहे हैं कि ए बी का वेलोसिटी निकालो और उसको लेकर चले जाइए। समस्या ये है कि अगर हम पुट करेंगे इसका मतलब इसका निकालना चाहेंगे तो इस ट्रायंगल से वो नहीं आ पाएगा, या तो आपको फिर कोसाइन रूल के लिए जाना पड़ेगा, तो उसमें अदर एक ट्रिग्नोमेट्री है।
तो आइए आपको ऐसा कुछ बताते हैं कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और थोड़ा बहुत मैथ का भी काम होते चला जाए। तो देखिए सिचुएशन ये है हमारे पास, इस नेक्स्ट स्लाइड में आकर देख लेते हैं कि ये जा रहे हैं ऐसे, सॉरी A टू B ऐसा था, A टू B ऐसा है और ये 30 डिग्री है और इसका रिजल्टेंट जो, या सॉरी एरोप्लेन को इस डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा, आपको बताया ही कि अगर नहीं भेजेंगे तो वो पहुंच नहीं पाएगा, A टू B कहीं और पहुंच जाएगा अगर AB वाले लाइन में जाएगा तो। और ये थीटा हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है 1/15। तो कॉस थीटा का अभी ज़रूरत पड़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 224/15। जिनको प्रॉब्लम है वो इधर को भी देख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1 और ये कितना है 15, तो ये कितना हो गया, बोलो हिम्मत से, 224 ऐसा, तो ये थीटा, तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू आ गया ना। तो खैर यहाँ से हमें विंड का ऐसा ये पता है, तो अब क्या किया जाए कि हमें AB निकल कर आ जाए। देखो बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं कि AB का अगर ये कंपोनेंट है तो हम इसके ये वाला कंपोनेंट निकाल लें क्या, अलोंग द y एक्सिस। तो अगर अलोंग द y एक्सिस निकालेंगे तो एक डिस्टेंस कुछ कितना होगा, ये डिस्टेंस न्यू 500 cos 30 यही होगा। और इसी के अलोंग हम वेलोसिटी भी इसका निकाल लें, यहाँ से इसका वेलोसिटी निकालना आसान है कि तो लेकिन वही तो बात है कि अगर वेलोसिटी आता तो आ नहीं जाता, तो हमें इसका वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम क्यों ना इसका वेलोसिटी निकाल लें, जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है अलोंग द y एक्सिस। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से कर दे रहे हैं, ये क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मतलब एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो अगर विंड का तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है और इसका कितना हो जाएगा एरोप्लेन का, कॉस थीटा प्लस 30 है ना, ये थीटा था और ये 30 था, तो इसका एरोप्लेन का स्पीड इस डायरेक्शन में आ जाएगा और प्लस विंड का, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें ऐसा क्या हुआ, दोनों तो सेम डायरेक्शन में थे, तब क्यों ऐड कर रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। अभी तक आपको बताया था कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ें मूव करता है तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी में यही बताया था कि इन दोनों को माइनस करिए। ये बच्चों वैसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने अप द प्लेन अप डाउन द स्ट्रीम और अप द स्ट्रीम देखा था कि अगर कोई वेलोसिटी किसी स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से है और आपका स्पीड या बोट का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो डाउन द स्ट्रीम क्या करते थे 20 + 10 और अप द स्ट्रीम क्या करेंगे 20 - 10। तो यहाँ पर क्या है कि जो मतलब कि रिवर जैसे फ्लो कर रहा है, मतलब एक तरह से कहिए कि धरती ही फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको इसमें यूज़ करते हैं। या स्लेटर वाला जो एग्जांपल है कि आप जैसे चुपचाप हैं जाकर स्लेटर पे खड़े हो जाइए, तो स्लेटर का जितना स्पीड होगा उस स्पीड से आपको लेकर जाएगा। लेकिन कि अगर स्लेटर का कुछ सम स्पीड है और आप भी उसी स्लेटर पे जाके बैठ जाइए, या स्लेटर पे तो आप हैं ही हैं और आप वॉक करने लगिए, तो आप ऑब्वियसली जल्दी पहुँचेंगे। तो वही सारा बात है। तो विंड भी वैसा ही काम कर रहा है कि उसको फ्लो करा के लेकर चला जा रहा है, ठीक है। और नहीं तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर आपको याद होगा, अगर वेक्टर का मैंने एडिशन बताया था कि रिजल्टेड इक्वल टू A + B + 2AB cos थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो सिंपली ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सोच रहे हैं कि एक काम नहीं कर रहा है, दूसरा माइनस वाला ये इसलिए नहीं काम कर रहा है बच्चों कि वो जो दो चीज़ें ऑब्जेक्ट या मतलब टू डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स के लिए होते थे, मतलब दो ऑब्जेक्ट होते थे, वो अगर आ जा रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू उन दोनों के बीच में, यहाँ पर तो क्या है कि दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और एक मीडियम है, तो इसी चलते यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हमें उसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल कर आ रहा है, तो फिर से लिख देता हूँ, एरोप्लेन का स्पीड कितना था 150 cos थीटा प्लस 30 डिग्री और प्लस विंड का हमारा 20 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। तो ऐसा आ गया। तो अब टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है 500 cos 30, ठीक है। और
स्पीड कितना हो जाएगा 150 cos थीटा प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, तो 0 को तो आप बोल ही सकते हैं। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 25√3 और यहाँ से हो जाएगा 15 cos थीटा प्लस 30 प्लस 2। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं, केवल 0 कैंसिल किया और लिख दिया। प्रॉब्लम यहाँ पर है, cos थीटा प्लस 30 का वैल्यू कैसे आए? तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के पास जाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि बताइए कि cos थीटा प्लस 30 क्या होगा। तो वो बोलेगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, अगर प्लस होता है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा cos थीटा cos 30 माइनस sin थीटा sin 30। तो cos थीटा का वैल्यू अभी इसीलिए निकलवाया था वहाँ पर √224 अपॉन 15, cos 30 का वैल्यू √3/2, sin थीटा का वैल्यू 1/15 था और sin 30 का वैल्यू 1/2 था। इस तरह का इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों थोड़ा। अब वहाँ पर वो सब थोड़ा कैलकुलेटिंग वर्ड है तो समझ जाएगा, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको रेडीमेड वैल्यू बता दे रहा हूँ कि वेन एवर यू पुट एवरीथिंग यू विल गेट द अराउंड 50 मिनट। तो उसको कुछ 50 मिनट या 50 उसका ऐसा सेकंड आना चाहिए, देख लीजिएगा जितना भी आएगा तो कैलकुलेट करके। कॉन्सेप्ट इज़ दैट पार्ट, और जो नहीं कहा था प्रॉब्लम आप उसको सॉल्व करिए और कैलकुलेटर में फिट करिए, यू विल गेट दैट। और नहीं फिट कर सकते तो इसको आप एक, जैसे अगर 225 होता तो कितना सा होता, 1 होता तो नहीं है तो उससे कम है, तो 0.95 ले लीजिए। √3/2 का वैल्यू कितना ले सकते हैं 0.86 ले लीजिए, और यहाँ से 1/30 का वैल्यू 0.03 तो हो ही सकता है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है। अब इसको आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, और दोनों फ्रैक्शन है तो याद रखिएगा कि 0.95 और 0.86 इससे थोड़ा कम ही रहेगा, तो वो ये वैल्यू यहाँ पर जाएगा तो उससे कम आएगा और फिर वो कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको सीखना बस ये था, समझना ये था कि ये वाला तो कितना थीटा साइन रूल के हेल्प से इसको फाइंड किए, मतलब कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगा कि ये उसी लाइन में नहीं जाएगा, उससे थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, तब तो विंड उसको ब्लो कर रहा होगा और पहुँचेगा। और फिर आपने एक साइन रूल का कॉन्सेप्ट देखा, और दूसरा फिर क्या करा कि टाइम के लिए तो मैंने कहा था कि मैथ से कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं किया। मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया, सब वेलोसिटी का उसी में लिया, और नया चीज़ तो नहीं, मतलब कि आपने एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड के लिए, क्योंकि विंड था तो एक मीडियम था इसीलिए उन दोनों को ऐड करना पड़ा। और फिर उसका जो डिस्टेंस का जो हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया, और उसी डायरेक्शन में हमने टाइम का वैल्यू निकाल लिया। तो टाइम का वैल्यू हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और इसको अभी पॉज मतलब थोड़ा आपको दे देता हूँ स्पेस कि 2 सेकंड के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप पॉज कर लिया करिए और फिर उसके बाद हट जाता हूँ स्क्रीन से, इसीलिए। और इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या इसके पहले एक आ जाओ और विंड वाला है उसको भी समझा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है और है, इसमें भी कुछ विंड का और वॉइस का है कॉन्सेप्ट, कि मतलब कि अगर आप बोलते हैं और उसके चलते आवाज़ में क्या वेरिएशन आता है। सपोज़ आपने समथिंग कुछ बोला, तो बोलने के चलते उसका विंड क्या हेल्प कर रहा है, या आप ऐसा कभी एक्सपीरियंस किए ही होंगे कि जैसे सपोज़ आप कुछ बोल रहे हैं और आप सामने से हैं और हवा इतना तेज़ चल रहा है कि थोड़ा धीमे आवाज़ आ रहा है, या कभी ऐसा होता है कि आप हवा ऐसे चलता है और आप बोलते हैं तो उसको लॉन्गर हो जाता है। या विंड का क्या रोल है आपके वॉइस के साथ, अगर आप बोलते हैं अगर विंड चल रहा है सडनली तो व्हाट विल हैपन। सो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट, मीन्स कि व्हाट इज द हाउ द विंड अफेक्ट योर द वॉइस स्पीड इन एयर। Right, okay. So let's start with the question. One morning, Joy was walking on the grassway in a garden. Wind was also blowing in the direction of his walking with a speed u. Wind भी वैसे ही चल रहा है. So he suddenly saw his friend Kim walking on the parallel grassway at the distance x away. Both stopped as they saw each other, and they were directly opposite on the ways at the distance x. Jay shouted, "Hi Kim." So find the time after the which the Kim would have heard his greeting. Sound speed in still air is v. तो एक बात तो तय है
क्वेश्चन कुछ भी हो, दोनों दोस्त अच्छे हैं, क्यों क्यों चल रहा है और कह के रुको 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 आ जाओ, तो वैसा ही कुछ है। तो मान लीजिए कि इस तरह का है और वो अपना चल रहे होंगे ऐसा, और विंड इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। उसका स्पीड कितना दे रखा है, बोथ स्टॉप्ड एंड, हाँ, साउंड ऑफ द स्टील इन एयर इज वी, ठीक है। और विंड का स्पीड है, विंड ऑल्सो ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द हिज वॉकिंग विथ स्पीड यू। तो विंड का स्पीड मान लीजिए क्या गिवन ही है, ऐसा चल रहा है। और जो मैन का जो स्पीड है, या जो दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, उनका जो स्पीड है, वॉइस का जो स्पीड है इन एयर में वी है। तो अब सोचिए कि एक, और इसमें एक चीज़ और है, हाई किम, तो किम को इधर भेज देते हूँ, और जॉय भाई साहब इधर होंगे, ये रहे जॉय, खुशी खुशी है उसको चिल्ला रहे हैं। तो एक बात तो तय है बच्चों कि अगर ऐसे अगर बोलेगा, अगर इस डायरेक्शन में सीधा बोलेगा तो ज़रूर एक कहाँ पर आवाज़ आएगा, यहाँ पे, क्योंकि विंड तो कुछ ना कुछ तो ब्लो करा ही देगा उसको। अगर ऐसे बोलेगा तो उसको इधर भेज देगा, तो मस्ट भी कैसा होना चाहिए, उसको ऐसा बोलेगा। यही आप भी सोच रहे हैं, तभी तो एयर अगर ब्लो करेगा तो उसको सुन पाएगा। तो इसको मान लीजिए कि v स्पीड है और विंड अपना काम इधर से कर रहा होगा u। तो अब देखिए इसका रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ x बोल रखा है शायद क्वेश्चन में कि x डिस्टेंस अवे है, तो x डिस्टेंस अवे है, तो हम यहाँ से यहाँ तक उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि इसका वेलोसिटी, इसको चलो नेमली a और b बोल देते हैं, जॉय और किम को। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्योंकि x डिस्टेंस यहाँ से है, तो उसको ट्रैवल करने के लिए हमने रिवर प्रॉब्लम में ऐसा बहुत सारा देखा था, और यहाँ पर लगाना आसान है क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, पैरेलल है, और इस तरह से अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा तो इसीलिए वो आसान है पिछले वाले प्रॉब्लम से। तो u है और v है, तो ये तो आप जानते थे। इसमें आप क्या कर लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसा। तो कह रहा कि फाइंड टाइम आफ्टर विच द किम वुड बी हर्ड हिज ग्रीटिंग। तो टाइमिंग का एक अच्छा रोल होता है, किस टाइम पे क्या करना है। पढ़ाई में भी यही होता है कि आप किस टाइम पे कितना पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, तो टाइमिंग चलिए निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का वैल्यू है x और वेलोसिटी इसका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू, t का वैल्यू x अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने विंड का एक दूसरा देखा क्वेश्चन कि अगर वो बोल रहा है तो उसको कैसे इफेक्ट करेगा। तो फिर से वही वाला है कॉन्सेप्ट कि सपोज़ कि अगर आप बोलते हैं या विंड कैसे मतलब करता है, विंड को यहाँ पर आप मीडियम की जैसे लीजिए, जैसे कि मतलब कि सरफेस ही चलने लगे, तो उस केस के लिए मतलब यहाँ पर डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, कुछ इस तरह का ऐसा होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आइए, हाँ, एक और लेते हैं, ये भी रोडोप का प्रॉब्लम है। तो बोट वाले को एक बार रिफ्रेश करके इसको यहीं पर क्लोज कर लेंगे, और फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 2 boats A and B the move away from the buoy anchored at the middle of the river along the mutually perpendicular straight lines, ठीक है। मतलब कह रहा है कि ये बॉय टाइप का कुछ रिवर ऐसे है, रिवर अपना ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक। और एक अलोंग बोट ए अलोंग द रिवर, मान लीजिए कि रिवर ऐसे है और ए से ऐसे कर रहा है, और एक दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होगा। तो कह रहा है कि अलोंग अ रिवर एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर, मतलब बी ऐसे रिवर के अक्रॉस ऐसे ब्लो ऐसे जा रहा है, मतलब रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है तो बीचों बीच कहीं जा रहा है, और दूसरा अलोंग द जा रहा है, ठीक है। रिवर को ऐसे बना देते हैं। तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड अ रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बोट्स टी ए बाई टी बी if the velocity of each boat with respect to water is 1.2 times greater than the stream velocity.
अच्छा, उसमें एक मिसिंग ए लाइन है कि वही सोच रहा हूँ कि सेंस क्यों नहीं बना रहा है कि हैविंग मूव्ड ऑफ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय एंड द बोट रिटर्न, मतलब क्या कर रहा है कि ऐसे गया और फिर ऐसे आया। ठीक है बच्चों, मतलब कि ये बोट ए है, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस डी मान लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस वापस आया। और बी भी क्या कर रहा है कि ऐसे जा रहा तो पहुंचेगा कुछ ऐसे, डी डिस्टेंस मतलब ट्रैवल कर रहा है और ये भी बैक आ रहा है। तो इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझ में आया कि हो पूछा क्या जा रहा है कि ए को इस डी डिस्टेंस चला और फिर वापस डी डिस्टेंस वापस लौट कर आ रहा है, तो कुछ टाइम लगा होगा से टी ए। और ये बी वाला जो है अक्रॉस द रिवर जा रहा है, यहाँ से ऐसे जाने के बाद फिर से वापस आ रहा है, तो उसको टाइम लगेगा टी बी। तो इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन किया है कि वेलोसिटी ऑफ द बोट, वेलोसिटी ऑफ द बोट इज नीटा टाइम्स, मतलब नीटा इज 1.2 टाइम्स इज ग्रेटर देन द स्ट्रीम। तो इसका रिवर का आर ले लेते हैं, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एक एक करके अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बोट ए है अलोंग द रिवर जा रहा है और वापस डी डिस्टेंस चलने के बाद रिटर्न बैक आ रहा है, तो एक कुछ टाइम टी लगेगा। दूसरा एक क्रॉस द रिवर अगर जा रहा है कुछ यहाँ से यहाँ और फिर वापस बैक आ रहा है, तो टाइम टी बी। तो उन दोनों के बीच का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो एक एक करके केसेस लेते हैं। तो और इनमें हमें टी ए बाई टी बी का रेशियो निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर केस 1 ले लेता हूँ, केस 1। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज़ वो ए से बी की तरफ अगर अगर अलोंग द रिवर अगर ऐसे जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, डाउन द स्ट्रीम हो रहा होगा। तो डाउन द स्ट्रीम में क्या होगा कि जो रिवर का वेलोसिटी है और जो बोट का वेलोसिटी है विल ऐड अप, इस कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। तो उसको टी ए का जो समय होगा कुछ डिस्टेंस डी ले रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा कुछ होगा। देखिए जब आ रहा होगा तो फिर क्या होगा अप द स्ट्रीम, तो उसमें प्लस प्लस ठीक से लिख लिया जाए डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसा। इसको भी कैपिटल आर ही कर लेते हैं, चलो स्मॉल आर कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा होगा कि इसका यही टाइम लगेगा। तो इसको थोड़ा आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो डी अगर एलसीएम लेंगे तो वी बी माइनस वी आर कैंसिल होकर आ जाएगा, और कुछ इस तरह का वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इन दोनों का, और ऊपर से प्लस माइनस आर कैंसिल हो जाएगा और डी तो बाहर ही था, तो 2d वी बी। आफ्टर द अलजेब्रा करने के बाद आपको ऐसा जो ए का टाइम है कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों केस 1 से कि अगर बोट ए अगर उस डायरेक्शन में जा रहा था अलोंग द रिवर और फिर वापस रिटर्न बैक आकर उसी पॉइंट पर आ रहा था, तो जब अलोंग द रिवर जा रहा था तो डाउन द स्ट्रीम होगा, और जब वापस आ रहा होगा तो अप द स्ट्रीम हो रहा होगा। तो अप द स्ट्रीम हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये टाइम टी ए होगा। ठीक है, अब हमें दूसरे वाले के लिए देखना है कि केस सेकंड के लिए। तो आ जाइए केस 2। तो इसमें आपका बॉय यहाँ पर कुछ है एंकर्ड है। तो ऐसा हम जानते हैं कि आपको पहले से ही पता है कि अगर अक्रॉस द रिवर जा रहा होगा तो कुछ ऐसे पहुँचेगा, या नहीं तो अगर ऐसे नहीं होगा तो कुछ ऐसे होगा, तब यहाँ पर पहुँचेगा, डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। और फिर ये आने का समय आने के लिए बता रहा हूँ कि जब आ रहा होगा तो ये इसको ए और बी मान लेते हैं, तो यही होगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर आप ऐसे कर लीजिए। तो जैसे आपको बताया था कि इसको इस तरह से नहीं सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर और बोट कुछ ऐसे। तो उसका मतलब कि ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा जिससे वो रिवर क्रॉस कर रहा है, मतलब टीवी के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, टीवी में भी तो डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब ये वाला वेलोसिटी चाहिए होगा। तो ये यहाँ तो सिंपल है ना, 90 डिग्री है, कहीं से भी निकाल लो, बोट है रिवर है,
तो इसका अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अगर वाटर जिसे वो कवर किया है v² माइनस VR², यही होगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर देख लेते हैं v² माइनस VR², ऐसा। तो ये तो जब जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा तो यहाँ पहुँचा होगा, और फिर उसको वापस जाना है। वापस जाना है तो जाते समय कैसा रखेगा अपना हेड, ऐसा, तब तो यहाँ पर आकर पहुँचेगा। तो ठीक, तो रिवर उस समय अपना काम ऐसे कर रहा होगा, तब भी वैसा ही लगेगा, और फिर जब आप करेंगे तो एग्जैक्टली सेम लगेगा, क्योंकि d डिस्टेंस यहाँ पर है, वेलोसिटी ऑफ बोट मान लीजिए ऐसे है, तब भी उस समय का वेलोसिटी इज सेम। तो क्या होगा कि d प्लस डी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस VR²। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। क्या हो रहा है कि अगर A से B जा रहा होगा, A ऐसा, तो मस्ट भी तो हेड इधर रखना पड़ा होगा, तब यहाँ पर पहुँचा होगा। ठीक, तो उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका ये वाला वेलोसिटी जिससे वो कवर करता है, डिस्टेंस तो इतना ही कवर हो रहा है ना, d मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, और इसके अलॉन्ग v वेलोसिटी है और इसके अलॉन्ग VR है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर जा गया तो फिर उसको रिटर्न भी तो जाना है, तो रिटर्न जा रहा होगा तो फिर अपना हेड ऐसे रखेगा, तब तो यहाँ पहुँचेगा। तो वही काम किया कि बोट इस केस में, रिवर ऐसे जा रहा होगा, तो फिर यहाँ पर ये आ गया। तो कितना स्पीड हुआ, ऐसा इतना स्पीड हुआ, और टाइम अगर दोनों का देखेंगे तो इतना हुआ। तो इसको अगर सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली इज द सेम थिंग, 2d अपॉन VB² माइनस VR², ऐसा। और इन्हीं अभी TV है, और केस 2 का ये है, और केस 1 का कहानी ऐसा था कि अप द स्ट्रीम डाउन द स्ट्रीम, उसका टाइम ये आया था। हमें इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए था, बोलिए हाँ, किसी दोनों का रेशियो चाहिए था, तो TA/TB का रेशियो चाहिए था। तो आइए इसको फाइंड आउट कर लिया जाए, यहीं से लिख लेता हूँ। तो 2d VB अपॉन VB² माइनस VR², ये तो इसका था। और अभी पीछे जो निकाले थे दैट थिंग, ये निकाले थे केस 2 के लिए, 2d अपॉन ऐसा VB² माइनस VR², 2d VB² माइनस VR², तो ये दोनों बाय बाय करके चले गए ऐसा। और यहाँ पर ये यूनिट है और यहाँ पर रूट में है, सेम चीज़ है, तो एक जब ऊपर जाएगा तो रूट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रा है। तो VB का जो वैल्यू होगा इज अंडर रूट ऑफ VB² माइनस VR², इस तरह का होगा बच्चों। 2 अच्छा लिख लेता हूँ, ऐसा देखिए। तो अब वहाँ से चाहिए तो अब VB कॉमन ले लीजिए, मतलब इस रेशियो को सॉल्व फर्दर और कर रहे हैं। अगर VB कॉमन लेंगे तो यहाँ से रूट बाहर निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। हमें ऐसे पता क्या है, VB इक्वल टू नीटा टाइम्स VR, तो चलो VR BB के जगह पे लिखना चालू करते हैं, अपने आप हो दे देगा VR नीटा² VR² माइनस VR² का अंडर रूट। तो बहुत सिंपल है ना, VR² बाहर लो, बाहर चले गए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नीटा अपॉन नीटा² माइनस 1। तो ये आपका फाइनल है, और नीटा का वैल्यू वहाँ पर कितना है, 1.2। तो नीटा का वैल्यू अगर 1.2 है तो आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। नीटा का वैल्यू 1.2 है, तो हमें TA/TB का वैल्यू कितना आया था, नीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ नीटा² माइनस 1। तो नीटा का वैल्यू 1.2 है, और इसका 1.2 का स्क्वायर करेंगे -1 होगा, तो 1.2 अपॉन 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.44, तो अंडर रूट ऑफ 0.44। अब अंडर रूट 0.44 का क्या होगा, अगर 0.49 होता तो कितना अच्छा होता, 0.7 हो जाता। ये चीज़ आपको पता है ना कि किसी भी अगर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अपने पेरेंट नंबर से भी कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.6 है, 0.6 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या होगा, 0.36, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49, 0.7 था, 0.7 था मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। 2 सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करेंगे तो 0.70 को लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.49 होगा, तो अपने उससे कम हो जाता है। तो ये 0.44 उन्हीं दोनों के बीच का है, 0.6 और 0.7 के बीच का, तो वैसा ही आना चाहिए। तो आप इसको करेंगे तो 1.2 अपॉन इसको 0.67 कर लीजिएगा नियरली। तो 0.67 का वैल्यू कितना होता है, अगर 0.67 से नहीं अगर करना है तो 0.67 को तो 2/3 जानते हैं, 2 पर जाके 3 इधर आ गया,
तो 0.6 तो कितना हो गया 1.8। तो इसका जो TA/TB का जो इसका था आंसर इस 1.8 आएगा। ठीक है, ये विजिबल है ना? हाँ विजिबल है। तो इसको ऐसा था। तो ये रुडोल्फ का प्रॉब्लम था बच्चों, ये अच्छा था। तो इसमें आपको दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्सअप किया, डाउन द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम और अक्रॉस द रिवर। तो केस 1 था डाउन द स्ट्रीम ऐसा, और केस 2 था अप द अक्रॉस द रिवर, और फिर उसका रेशियो था, तो हमने इस तरह से निकाला। तो इसको नोट डाउन अगर करना है तो केस 1 से मैं हट जाता हूँ, केस 1 को आपने नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद केस 2 को आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से था उसको उधर हटा दो, टीवी वाला ये पोर्सन। ठीक, ये आपका आ गया। और फिर उन दोनों का रेशियो चाहिए, तो उसके बाद तो अलजेब्रा है, इतना में तो आप काम कर ही जाओगे। तो ठीक है बच्चों, ये था अब तक का आपका मतलब रिलेटिव मोशन से जितना मैंने क्वेश्चन जो हैंड पिक क्वेश्चंस थे, मीन्स कि आपको एडवांस लेवल में भी काम करेंगे और मेंस लेवल में भी काम करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद अभी हम आपको ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर इस कॉन्सेप्ट के और मिक्स जब क्वेश्चन लेंगे, जब ये एंड ऑफ द चैप्टर जब हम मिलेंगे मिसलेनियस, जब सारे मतलब कुछ 20-25 क्वेश्चन का मिक्सअप अगर निकालेंगे, और फिर उसके बाद आपको ऐसा उधर और भी मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको रिलेटिव मोशन को यहीं पर थोड़ा छोड़ते और बीच बीच में कुछ प्रोजेक्टाइल के टाइम पे भी कुछ रिलेटिव मोशन का आपको ज्ञान देते रहेंगे। अब आइए, जो बहुत देर से मच अवेटेड था, इज़ द वेक्टर का प्रोडक्ट। अभी तक हमने क्या सीखा कि एडिशन ऑफ द टू वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस या स्पेशल केस ऑफ द एडिशन, बस वहाँ पर एक माइनस हो जाता है। तो अगर हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो बेसिकली आपको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैं हमें बात करना चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और फर्दर उसका एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे आप जानते होंगे कि अगर वर्क डन अगर निकालना होगा दो वेक्टर में, तो क्या होता है कि वहाँ पर एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पर एक आ गया। फिर पावर की अगर बात करें तो एफ डॉट वी फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। फिर ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो वहाँ पर हम टॉर्क निकालना देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालना देखेंगे कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस से क्रॉस बी का होता क्या है अगर दो वेक्टर है। अच्छा, उसमें भी कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ें जितने भी उसके हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा कुछ आपको इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह की, जैसा बता रहा था अभी, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर इटसेल्फ प्रोडक्ट। तो आप सोचिए कि प्रोडक्ट तो हमने एक ही तरह का पढ़ा था, अब ये दो तरह का प्रोडक्ट कैसे हो गया? मल्टीप्लाई दो तरह का भी होता है क्या? यस, यहाँ पर होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट दिखाएंगे, मतलब कि इसका क्या मतलब कर रहा है कि दो वेक्टर है ए डॉट बी, ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ और इसका ए क्रॉस बी दिखाएंगे। तो कहीं सर बचपन में भी तो ऐसे ही करते थे, दो को अगर मल्टीप्लाई करना डॉट लिख लिया या मल्टीप्लाई का साइन ऐसे दिखा दिया, तो अलग क्या हुआ? तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये अलग है। ये कैसे अलग है कि अगर दो वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट कुछ और बोलता है और क्रॉस प्रोडक्ट कुछ और बोलता है, तो इन्हीं सब बातों को हम यहाँ पर समझेंगे कि मल्टीप्लाई भी अब दो तरीके का पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आ जाइए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इस तरह का। जैसे मान लीजिए कि कोई दो वेक्टर है ए और कोई एक दूसरा वेक्टर है बी।
इन दोनों के बीच का एंगल है सपोज थीटा, ए और बी इस तरह का है। तो हमें बताना है कि इसका वैल्यू, इसके ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा इसमें। तो ये बच्चों डिफाइंड क्या होता है कि जैसे कि अपने वेक्टर में ए का मैग्नीट्यूड निकालना तो सीखा होगा। तो ये बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच का, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि इस साइड में, इस साइड में अगर आप चेक करिएगा तो केवल क्या आ रहा है, एक ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, थीटा भी एक तो वैल्यू ही होता है। तो मैग्नीट्यूड 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 है, मतलब कि एक क्वांटिटीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि जो इधर जो RHS में अगर देखा जाए, ये अगर LHS है और RHS में इसमें एक क्वांटिटी आ रहा है, तो मतलब एक क्वांटिटी कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्वांटिटी आएगा तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, और भी इसका मतलब समझाऊंगा आपको। तो स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बच्चे कि आफ्टर द डॉट प्रोडक्ट इट विल गिव द ओनली एंड ओनली क्वांटिटी, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए इसका अभी दो वेक्टर अगर हमें दे दिया जाए तो उसमें मल्टीप्लाई करना होगा ना। फॉर एग्जांपल कि ये आपको ऐसा दे दे कि आई जे के डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमें i इंटू आई करेंगे तो अभी ऐसा लिखेंगे क्या, 2i स्क्वायर, नहीं ना, ऐसा नहीं लिखते हैं। i डॉट आई वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा। तो मैं आपको समझा रहा था कि ये आई डॉट आई स्क्वायर ना लिखकर वो क्या होता है उसको समझेंगे। तो आइए उन सब बेसिक बातों को समझ लें। तो ये ऐसा मत करिएगा, ये इधर लिख देता हूँ, या रेड ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या है, आइए पता करते हैं सही चीज़ को। सपोज कि अभी अब जैसा कि आपने एक्सपीरियंस भी थोड़ा किया होगा कि दो भी वेक्टर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आई जे के होगा और दूसरा वेक्टर भी आई जे के होगा। तो आपको आई डॉट आई के बारे में पहले पता करना होगा, जे डॉट जे के बारे में पता करना होगा, के डॉट के बारे में पता करना होगा। अच्छा, आई जे के क्या होते थे, इज यूनिट वेक्टर होते थे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता था, इज़ 1। तो आइए अगर आई डॉट आई अगर एक्सिस पहले बना लेते हैं, इस तरह का है, इसको एक्स एक्सिस बोलते थे और यहाँ से वाई एक्सिस बोलते थे और ऐसा कुछ जेड एक्सिस ऐसा। तो आई के डायरेक्शन में क्या होता था बच्चों, एक्स के डायरेक्शन में क्या होता था, उसका यूनिट वेक्टर इज आई। वाई के डायरेक्शन में क्या होता था, इज जे, और इसके डायरेक्शन में जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर होता था। इतना आई जे के क्या होता था, इज द यूनिट वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, तो ये हमारा रहता था। अभी हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि सपोज कि आई डॉट आई में क्या होता है कि दो वेक्टर अगर ऐसे मिल जाए, आई और इसी में आई, क्या हुआ भाई, दो हुआ आई और आई, तो इन दोनों के बीच में आई कैप, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा इक्वल टू 0। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल बिटवीन देम इज 0। So now we interested in find to what is the I dot I. So I dot I. So we know that the formula, what's saying the formula, A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B, and angle between them, cos theta. So here is the magnitude of I, and angle between them is 0 degree. So magnitude of I is 1, and cos 0 is 1. So this become 1. So I dot I is equal to, we can say that this thing is 1. Similarly, we can also say that is j dot j will also 1 and k dot k will be also 1. So have you understand that this thing कि I dot I is 1, j dot j is 1 and k dot k is 1. तो कभी भी इस तरह का अगर सेम अगर मिले तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, ये तो बात हो गया।
अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आई डॉट आई ही तो नहीं मिलेगा, वहाँ तो आई डॉट जे भी मिलेगा और जे डॉट आई भी मिलेगा। उस केस के लिए क्या होगा, तो सिमिलर टाइप के जब होते हैं तो उसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब इस तरह का देखिए कि सपोज कि आई डॉट जे है, इसको निकाल लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और आई डॉट जे के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, आई डॉट जे, आई और जे के बीच का, आई मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर ये तो होता है 90 डिग्री। यस, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, cos 90। तो cos 90 कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो साथ में, उसको क्या बोलते हैं कि शून्य। तो आई डॉट जे इक्वल टू शून्य। तो ऐसे ही फिर क्या होगा कि जितने भी डिफरेंट टाइप के जितने भी इस कॉम्बिनेशन विल देयर मीन्स आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई डॉट के, वॉट एवर इज दैट, इफ द टू डिफरेंट थिंग इट विल बी शून्य, जीरो। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आई डॉट जे है, कॉम्बिनेशन सारा आपको लिख देता हूँ, जे डॉट के डॉट आई डॉट या जे डॉट आई, वॉट एवर, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप के जो होंगे उसका वैल्यू कितना होगा, शून्य। तो ये बात समझ में आया बच्चों कि आई डॉट आई और जे और के डॉट के इस हमारा 1 होगा, ये वाला। और दूसरा उसका कि अगर आई डॉट जे है और जे डॉट के है, के डॉट आई है, या और भी किसी कॉम्बिनेशन में है, तो उसका वैल्यू आपका होगा 0, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का हो जाता है 90 डिग्री। एक चीज़ अभी आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको यहाँ पर बताना मुझे बताना चाहिए कि ये कि अगर ए डॉट बी है तो बी डॉट ए क्या है, उन दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे मैं अभी भी लिखते समय रियलाइज़ किया कि आई डॉट जे है, जे डॉट के है, के डॉट आई है, और उसको जे डॉट आई, ये चीज़ और ये चीज़, कि अगर आई डॉट जे को आप क्या समझते हैं और ये क्या जे डॉट आई भी सेम चीज़ है। अभी तो कहे कि हाँ सर सेम ही है, ये तो 0 डिग्री हो रहा है, सॉरी 0 उसका हो रहा है, तो कुछ भी लिखिए तो 0। तो इसमें एक चीज़ आपको समझाना और मुझे है कि हाँ ठीक है होता है, इसलिए नहीं कि एंगल उसका बीच का क्या है इज़ 90 डिग्री और उसका वैल्यू 0 होता है और इसलिए वो 0 हो गया। मुझे आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ पर आपको बताया कि मैंने ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसी केस में कहे कि सर ऐसा भी तो कोई पूछ सकता है ना कि बी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कि बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि हम जब भी इस तरह का करते हैं, और एंगल को आप अगर मैथ में थोड़ा बहुत जानकारी लिए होंगे कि एंगल अगर है और उसको कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं तो इस तरह का पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब बी टू ए वाले केस में होगा तो कैसा होगा, माइनस। उसमें हम कैसा मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो इस वाले के लिए एंगल कितना हो बता रहा है, दैट एंगल इज एग्जैक्टली सेम इज बट माइनस थीटा। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस माइनस थीटा, ऐसा यही होगा, क्योंकि बी डॉट ए की तरफ से अगर इस अगर ऐसा है तो कॉस का बच्चों कि माइनस और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देख लो एक कॉन्सेप्ट कि ऐसा जानते हैं अगर ये थीटा है तो माइनस थीटा कुछ यहाँ पर होगा, तो माइनस थीटा बेसिकली बिलोंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे ही क्या होगा, पॉजिटिव, इज कॉस एंड सेक। ठीक है, सो दैट इज वाई कॉस ऑफ माइनस थीटा बिकम व्हाट, इज कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस कॉस थीटा हो गया। तो आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, या कहीं भी अगर हम इसका यूज़ बहुत करेंगे कि ए डॉट बी है या बी डॉट ए है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इज बिल सेम। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आप अपने लिए ये चीज़ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ऐसा होगा। ये दो बातें होगा, ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, इज द सेम थिंग। सो अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर जो आपको बता रहा था कि आई डॉट जे और जे डॉट के होता है तो सेम चीज़ है। ठीक है,
तो आइए फिर अब इसका चेक कर लिया जाए कि कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। सिंपल सिंपल समझाते हैं पहले आपको। फाइंड डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी क्या होगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा। और आप ऐसा करो कि इससे बेहतर है जब भी इस तरह का मिले तो आपको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख लिया करो कि वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, और वेक्टर बी के जगह पे 2i प्लस 3j माइनस 5k, इस तरह का। तो जब ए डॉट बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आई डॉट आई 2 इंटू 3, क्योंकि आई डॉट इसका अगर मतलब ऐसा आप सोचना कि ये इसको ऐसे कर रहे होंगे, इसको ऐसे कर रहे होंगे, इसको ऐसे कर रहे होंगे, तो केवल आई डॉट आई के लिए मिलेगा। आई से और जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 होगा, तो वो सब तो 0 हो गए, तो इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है, केवल जे के साथ और के साथ। तो 2 3 जा 6, और जो एल्जेब्रिक साइन होगा उसको बताएंगे। 3 इंटू 5 इज़ माइनस 15, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 2 6 8 8 माइनस 15 इज माइनस 7, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, -7। तो ये बात समझ में आया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ही होगा, और दूसरा जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सब उसके साथ आपका जैसे इसको अगर हटा दूं, अगर आप जे का भी ऐसे सोचेंगे, जे का भी अगर आप ऐसे सोचेंगे तो जे डॉट आई क्या होगा 0, जे डॉट जे क्या होगा 1, और जे डॉट के क्या होगा इस 0। तो उस हिसाब से तो आपको यही सोचना है कि जब भी इस तरह का होगा आमने सामने लिख लो, आई का आई और जे का जे और जे का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें दे देगा। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब आइए एक दूसरा और इसी से रिलेटेड समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है आई माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी है 2i प्लस 6j माइनस 5k, इस तरह का है। दो वेक्टर i माइनस 3j प्लस 4k और b है 2i प्लस 6j माइनस 5k। तो फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, मतलब कि हाँ ऐसा कर देता हूँ कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था बच्चों, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यही देखा था। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ये तो मतलब थीटा निकालना है, तो ए डॉट बी तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो तो निकाल लेंगे। तो अच्छा चलो आओ उसी को पहले निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, आई माइनस 3j प्लस 4k और बी है आपका 2i प्लस 6j माइनस 5k, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो आप लोग भी अपना कर सकते हो, इसको पॉज कर लो यहाँ तक करके, और मन ही मन सोच के भी बता सकते हो, इतना आसान है। पहले कर लो फिर मैं करता हूँ, पॉज कर लीजिए इसको। आंसर आ गया आप लोग का। अब देखिए आई का 2 के साथ 2 माइनस 18 और यहाँ से माइनस 20, तो कितना हो गया -38 प्लस 2 तो -36। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -36।
और हमें अभी क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ठीक है, आइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया जाए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू इन सबों का 1 - 3 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 16, 9, 25, 1। तो कितना हो गया, √26। अब इसका मैग्नीट्यूड बी का देखिए, टू का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 4, 24, 4, 36, 40 और 40 प्लस 25 इज़ 65, ऐसा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिल गया और ए डॉट बी का वैल्यू ऐसा -36 तो ये है। तो आइए कॉस थीटा निकाल लिया जाए। तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टिंगाइज कर दे कि आपको वो क्योंकि एक ही जैसा नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ से -36 ये था ना, ये -36 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू कितना है, √26 और यहाँ से 65। तो कॉस थीटा का वैल्यू इतना आया। तो थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, ये आपको दिख रहा होगा ना, कॉस इनवर्स, और यहाँ से √26 √65 है। तो 13 तो इसमें दोनों में कॉमन है और यहाँ से 2 बचेगा, 13 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 13 × 5। तो 13 विल बी आउटसाइड एंड अंडर रूट में 10 आ जाएगा। तो 13 √10 -36 ऐसा। तो कॉस इनवर्स ऐसा होगा। तो थीटा का एंगल बिटवीन देम इस तरह से ऐसा निकल कर आएगा। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों आपको कि अगर दो वेक्टर अगर हमें गिवन है और उन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है या एंगल निकालना है, तो इसको हम इस मेथड से ऐसा काम करेंगे। तो एक एग्जांपल देखा और क्वेश्चन लेंगे। तो पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई दो वेक्टर ए एंड बी गिवन है और उसका पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन देम, तो हमें उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा और इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरह का। और जो उसका फॉर्मूला होता है उसमें भी आप गो थ्रू चले जाइए तो उसका कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ इस पर कि जैसे क्या है कि एक क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन में, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए है कि हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि ए डॉट बी है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये बात तो ठीक है। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो सकता है? कि हाँ, बहुत बार हो सकता है। क्यों हो सकता, अभी कहाँ देखा था, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अभी देखा था ना कि आई डॉट जे का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था कि थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर किसी दो वेक्टर का मतलब ऐसे कुछ गिवन हो कि ए डॉट बी का वैल्यू इस 0 है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन है बच्चों कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऐसा है ना, कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हैं, इसको रिवर्स करके इसका वैल्यू कितना होगा, ऐसा ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो 90 डिग्री का मतलब ये दो ए और बी के बीच में एंगल कितना है, इस टाइम आउट, नॉट टाइम आउट, इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर के अगर डॉट प्रोडक्ट हैं और उनका 0 आ रहा है तो दोनों वेक्टर क्या हैं बच्चों, बोलो, परपेंडिकुलर। तो ऐसा क्वेश्चंस में रहता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट को जानते रहिए, ये आपको आगे काम मिलेगा। अभी एंगल वाला अभी मैं इस पर और कराऊंगा
मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब है, मतलब कुछ स्पेसिफिक ले लेते हैं कि थीटा इक्वल टू सपोज 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। तो इसमें क्या होता है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जैसे आई डॉट आई वाले में देखा था, जे डॉट जे वाले में देखा था ऐसा, तो उसमें क्या हुआ कि दो ए डॉट बी का वैल्यू अगर 1 आएगा या मतलब अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो कुछ भी आ सकता है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री है तो दोनों के बीच का मतलब है कि पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। जैसे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, तो वैसे ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री को ऐसे डायरेक्टली ना बोलकर पैरेलल बोल देता है। तो क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो मीनिंग क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर इसका एप्लीकेशन देखना है तो अब एक दिखा देता हूँ। जैसे कह रहा है कि अगर वेक्टर ए है, इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मेंस टाइप में मिल जाता है कि ए है आई है 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा माइनस 4 के, और वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस के। तो ऐसा इफ गिवन वेक्टर इज दैट एंड समझ ही गए होंगे कि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह का वर्ड होगा, नॉट 90 डिग्री। हाँ, आओ एग्जैक्ट वर्ड वो ले लेते हैं, एक साइन बस खाली दिया रहेगा इस तरह का, कि एक साइन ही बस केवल दिया होगा कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलो क्या इसमें मिसिंग है, लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा कि बोथ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उस केस के लिए, और इन दोनों का परपेंडिकुलर है तो इन डॉट प्रोडक्ट अभी निकालेंगे। तो इसका ए डॉट बी, इसको हटा लिया जाए क्या, चलो यहीं से लिख देता हूँ डायरेक्ट, इतना तो आप समझ ही गए होंगे ए डॉट बी लिखने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 2i और i का करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 3j और 2j को करेंगे तो आपस में कितना हो जाएगा, 6 ऐसा, और यहाँ से इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो लैम्डा माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0 ऐसा। तो अब इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए तो 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8, लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा प्लस 4 का वैल्यू 0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 ऐसा। तो लैम्डा इक्वल टू -4 होगा, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ये आपका उस पर बेस्ड एप्लीकेशन था। अब आइए इसका कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो अभी दो ही पर बात करते हैं, जैसे जैसे आगे मिलेगा और काम करेंगे। तो जैसे एक तो होता है वर्क का, एफ डॉट डी ऐसा, 2 डॉट आ गया, 1 डॉट हटाइए, सबका डॉट का इम्पोर्टेंट सब आपको समझ में आ रहा होगा। ये विजिबल तो होता है ना बच्चों, अगर विजिबल नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, छोटा लिखिए या कैसा लिखिए, तो आपका बात सुना जाएगा। एफ डॉट डी इस तरह का है। तो और दूसरा था कि पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो अब इसका भी आपको आंसर है, क्यों वर्क और पावर स्केलर क्वांटिटी है, ड्यू टू दिस रीजन कि वर्क को हम जो एक्सप्रेस करते हैं इज द एफ डॉट डी होता है। तो एफ डॉट डी मतलब एफ और डी स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, एक क्वांटिटी मिलेगा। तो दैट इज वाई द वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड सिमिलरली पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बिकॉज कि वी कैन एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ पावर इक्वल टू इन द टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट। सो दैट इज वाई ड्यू टू दिस रीजन राइट डाउन दिस थिंग कि वर्क एंड पावर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो
तो ये चीज़ समझ में आए, तो इस पर हम काम करेंगे, इसके एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। यहाँ पे चाहो तो लिख देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका लोकेशन है A 1, 2, 3 और उस पर कुछ फोर्स लगाया। उस ऑब्जेक्ट का मास है सपोज 2 kg। खैर इसका यूज़ तो नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़ करने के लिए कैसे दिया जाता है, मास है 2 kg और उस पर एक फोर्स लगाया और वो मूव करते हुए कुछ यहाँ पर आया लोकेशन B पर, और उसका लोकेशन है कुछ 2, 4, 3 या 5 ले लेते हैं। 1, 2, 3 से ऐसा फोर्स लगाया, 2, 4, 5 पर हो गया। और कह रहा है कि जो फोर्स उस पर लगाया गया है, फोर्स का गिवन है I + 3J - 6K, या प्लस ही ले लो अभी, I कैप + 3J कैप + 6K कैप। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको बताना है कि हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन। ठीक है, तो अभी हम वर्क के लिए क्या जानते हैं बच्चों? वर्क के लिए तो ये जानते हैं F.D ऐसा होता है। कहीं फोर्स तो है सर, अब क्या किया जाए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब बेसिक में अगर जाएंगे तो इसमें क्या होता था कि आपको पोजीशन वेक्टर देखते थे ना, इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, थोड़ा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। तो अच्छा रुको, मैं आपके लिए शेप लेकर आता हूँ। तो ऐसा दिखाई दे रहा बच्चों, इसको कह दीजिए O, इसको कह दीजिए O। तो आपको क्या चाहिए? ये वाला AB चाहिए ना, तो हमेशा याद रखिएगा कैसे निकालते हैं उसको, AB को। अगर सब कुछ भूल भी गए, ट्रायंगल लॉ से भी ये होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको क्या कहेंगे? OB - OA, OB - OA, ऐसा AB = तो क्योंकि OB क्या है हमारा, तो 2, 4, 5 है। तो आपको याद करिए कि आपको वेक्टर में आपको सिखाया गया था कि कैसे उसका जो कोऑर्डिनेट होता है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2I + 4J + 5K माइनस दूसरा वाला 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा? I + 2J + 3K, ऐसा देखिए एकदम कोने में लिखा हुआ है, तो क्योंकि स्पेस नहीं था लिखने में, वो चला गया। तो 2I + 4J + 5K माइनस ऐसे ही निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ जाएगा बच्चों? ये भी ही यही तो है डिस्प्लेसमेंट, ए से बी जो गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर = I - 2I - I हो गया, 4J - 2J इस 2J हो गया, और 5K - 3K इस 2K हो गया। ठीक है, तो ये D का हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल कर आ गया। तो अब उसके बाद हमें वर्क चाहिए, तो ठीक है, तो वर्क के लिए क्या किया जाए? F.D, तो I + 3J + 6K डॉट ऐसा कितना है? I + 2J 2K, तो निकलना बच्चों वाला खेल हो गया। I के साथ 1, J का J के साथ 3, 2 = 6, 6 × 2 12, तो कितना हो गया? 12, 6, 18 + 1 19 जूल। ठीक है, तो इसका वैल्यू 19 जूल इस वर्क का इसका होगा। तो आपको अगर फोर्स दिया हुआ होगा तो इट्स वेक्टर के साइन में, और उसका बोलता है पोजीशन इस तरह का है, या तो डायरेक्टली आपको डिस्प्लेसमेंट दे दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जानबूझकर ऐसा दिया कि उतना आपको सिंपल देंगे नहीं। तो अगर एक से दूसरे पॉइंट पे जा रहा होगा तो कुछ इस तरह का बातें हो रहा होगा
कि अगर एक कोऑर्डिनेट इसका 1 2 3 है और नेक्स्ट टाइम में 2 4 5 हो गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इस फाइनल माइनस इनिशियल, वो हमने इसको करके निकाल कर देखा। और जो हमें वर्क चाहिए था, तो इन दोनों का एफ डॉट डी, ये जो हमें मिला हुआ था, इसको यूज़ करके और यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप राइट डाउन कर लो पॉज करके। ठीक है, तो ये तो इसके लिए देखा। एक आ जाइए पावर के लिए देख लेते हैं सिमिलरली। P इक्वल टू फोर्स डॉट V। तो कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और कुछ इस पे फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू 2I माइनस 3J प्लस 4K। ठीक है, इसको वर्ड में ऐसे भी कर सकते हैं कि ये चलो 2 ही डायमेंशन में रखते हैं, इस तरह का, कि इस तरह का ऐसा हो रहा है कि F इक्वल टू 2I माइनस 3J। अगर ऐसा है तो इसमें आपको मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन और फ्रेम करके कि सिंपल ना देखने को मिले। जैसे कि F इक्वल टू 2I माइनस 3J है, तो कुछ वेलोसिटी वेक्टर सपोज I माइनस, चलो इसको 3J लिख लो, 3K लिख लीजिए, और उसका उसमें वेलोसिटी वेक्टर कुछ I प्लस 2J प्लस K ऐसा आ रहा है। तो बताइए पावर कितना होगा? तो ये तो बहुत आसान हो गया ना। तो सर इसमें है ही क्या, पावर इक्वल टू, अच्छा मैंने पावर को वेक्टर से दिखा दिया है, ये तो क्राइम हो गया फिर, क्योंकि अभी आपको क्या सिखाया था, पावर इज स्केलर क्वांटिटी ना। तो ये तो कुछ भी हो जाए, ये तो नहीं होगा, तो इट इज़ P ओनली, F डॉट बी। देखो तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 और प्लस 3, तो कितना हो गया, -1। और इसके लिए पावर के लिए तो बचपन में पढ़ा होगा कि ये वॉट होता है, तो इसका यूनिट वॉट आ गया। ठीक है, मैं क्या सोच रहा था कि आपको कुछ इस तरह से ऐसे बता दूं कि सपोज़ 2 kg का ब्लॉक है और इसका इनिशियल वेक्टर 2I प्लस 3J है, और आफ्टर द t टाइम के बाद और एक कुछ एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3I प्लस 4J के साथ, ऐसा। तो कहे कि आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद बताओ कितना पावर इसको लगाया होगा। आफ्टर 2 सेकेंड के बाद इसमें कितना पावर लगा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ढूंढ रहा था। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन कितना है, 3I प्लस 4J, और इसमें आपका मास कितना है, 2 kg। तो फोर्स तो आपको ऐसे ही मिल गया। फोर्स कितना होगा बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो कितना हो गया, 6I प्लस 8J, इस तरह का ऐसा फोर्स हो गया। और आफ्टर द 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा इसका, V इक्वल टू U प्लस AT। तो सब कुछ अब वेक्टर में ही देख लेते हैं, T के ऊपर वेक्टर नहीं, T के ऊपर वेक्टर नहीं, क्यों, T इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, आपको ऐसे भी समझ लीजिए। तो U का वैल्यू कितना था, 2I प्लस 3J। आफ्टर 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन कितना था, मतलब इसको पूरा सजा के लिखिए ऐसा, U इक्वल टू 2I प्लस 3J होगा, प्लस एक्सेलरेशन हमारा कितना था, 3I प्लस 4J। ठीक, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड, मल्टीप्लाई विद द 2, ऐसा। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर निकालें तो कितना आ गया, 3 2 या 6, 6 प्लस 2, तो कितना हो गया, 8I। और 4 2 जा 8 प्लस 3 11J, ऐसा। तो वेलोसिटी वेक्टर 8I प्लस 11J हो गया, और फोर्स वेक्टर हमारा 6I प्लस 8J हो गया। तो क्या चाहिए था, पावर। तो पावर के लिए ऐसा कुछ करना होगा। तो आ जाइए इधर, पावर इक्वल टू फोर्स इज आवर इज 6I प्लस 8J डॉट, उसमें 8I प्लस 11J,
तो कितना हो गया 6 इंटू 8 48, 8 इंटू 11 इज़ 88, तो 8 8 6 8 4 12 13, तो 136 वाट लगेगा। तो ये समझ में आया बच्चों, इस तरह का आपको मिलेगा। अभी क्वेश्चन ऐसा और प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, एक कुछ आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसको फटाफट उसको समझने के लिए था, ठीक है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या था कि अगर ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा, एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको कि ए डॉट बी होता क्या था, ए बी कॉस थीटा, और उसमें अगर हमें मल्टीप्लाई करना था तो आई डॉट आई का वैल्यू चाहिए था और जे डॉट जे और के डॉट के, क्योंकि दोनों सब तीनों सब सारे वेक्टर होते हैं इस पैरेलल टू मीन्स अलॉन्ग द सेम है। अगर आई डॉट आई है तो उनके बीच का एंगल कितना था, थीटा इस 0 डिग्री, जे डॉट जे है तो उनके बीच का एंगल कितना था, इस 0 डिग्री, और के डॉट के है तो उनके बीच का एंगल इज 0 डिग्री। सो दैट इज़ वाई आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इज़ 1 एंड अदर ऑफ द थिंग्स आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट और भी कुछ होता था तो उसके लिए उसका वैल्यू होता था 0। एक कॉन्सेप्ट सीखा। दूसरा फिर आपको बताया कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इज़ द सेम थिंग। ए बी के से एंगल थीटा लेते थे तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव, और बी से ए की तरफ लेते थे कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा बेसिकली कॉस थीटा होता है बिकॉज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, वन थिंग। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट ये देखा कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका वैल्यू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका बीच का एंगल इस थीटा 90 डिग्री होता है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा अगर 90 डिग्री है। फिर उसके बाद देखा था कि अगर पैरेलल होता है तब क्या होता है, तो पैरेलल होता है मीन्स कि आपको दो वेक्टर है तो 0 डिग्री तो देखा ही था, तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो या तो 0 डिग्री होगा नहीं तो 180 डिग्री होगा, तो cos 180 -1 होता है तो उसके लिए देखा। फिर आपको उसमें आपको एक ऐसा पीछे बताया कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो कुछ लैम्डा वगैरह का वैल्यू होता है तो उस तरह का क्या निकालने के लिए। फिर हमने एक इसका दो एग्जाम्पल लिया था कि अगर वर्क निकालना है और पावर निकालना है तो इसके दो एप्लीकेशन थे। एक और बताया आपको कि अगर सिंपल अगर ए और बी दिया हुआ है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन फार्मूला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये सब चीज़ें हमने अभी तक इसमें कवर किया। फिर उसके बाद उसके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। करें कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये दोनों आपस में इक्वल है, देन सो दैट कि या इफ अगर ए इक्वल टू बी है तो सो दैट कि ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर एंड सम ऑफ द टू वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू 0 होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि सो दैट कि ए इक्वल टू बी इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 0, तभी होगा। तो आइए इसमें आपको इस क्वेश्चन को लेने का समझाने का ये मतलब है कि मैं क्यों इसको लिया हुआ है, इसलिए कि आपको ये कुछ इसका समझा सकूं कि और एप्लीकेशन क्या है। तो ए का ए के साथ करेंगे तो ए डॉट ए होगा, ठीक। ए का बी के साथ करेंगे तो ए डॉट बी, ऐसा ना बच्चों, ठीक है। फिर वैसे ही माइनस बी डॉट ए तो बी डॉट ए हो गया और माइनस बी डॉट बी इस तरह का होगा। तो उसमें क्या होगा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपको बताया था कि सेम चीज़ होता है, यही बताया था ना कुछ देर पहले। क्यों होता है कि क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इस कॉस थीटा होता है, बी डॉट ए और ए डॉट ए सेम थिंग। तो उस हिसाब से तो ये दोनों तो बाय बाय करके चले गए। फिर क्या हुआ, ए डॉट ए तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो दोनों के बीच का एंगल भी ए सेम एंगल के बीच का अगर होगा तो उसको डायरेक्टली आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। कि ये कब हुआ सर, ये ऐसे हुआ बच्चों, ए डॉट ए है अगर सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर के बीच में मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा है और उसी के बीच का एंगल, तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और एंगल इस कॉस 0 तो ए 1 हो गया।
तो यहाँ से कितना हो गया, ए डॉट ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू होल स्क्वायर, ऐसा होगा। और ए और बी जीरो कब होगा, जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे तभी तो जीरो होगा। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ए से ए का अगर रखते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो हमने इसको एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाया कि मल्टीप्लाई करते समय हम यहाँ पर कॉन्शियस रहेंगे, ठीक है। तो इसका है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है ऐसा कि इज वर्किंग, यस, कह रहा है कि गिवन ए एंड बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज करेक्ट टू कंक्लूड बी वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो आइए पता करते हैं। तो अगर ए और बी दो वेक्टर है तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, ए इधर है और बी इधर है। तो इसमें मान लीजिए कि थीटा 1 है और दूसरा है ए डॉट सी, तो एक वेक्टर ऐसा है और सी ऐसा है, तो एंगल थीटा है 1 कह लेते हैं, इसको थीटा 2 कह लेते हैं। तो ए डॉट बी जब लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा 1, दूसरे वाले के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा 2, ऐसा। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो मान लो कि इसको बाय बाय करके कर देते हैं। अब बात आया इस पर कि बी कॉस थीटा 1 इक्वल टू सी कॉस थीटा 2, ऐसा है। तो बी और सी आपस में कब इक्वल होंगे, जब ये दो वहाँ से आपस में इक्वल होंगे। कि इफ़ कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होगा। देन हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी होगा, ऐसा। अगर मान लीजिए कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, कि थीटा 1 इज़ नॉट इक्वल टू थीटा 2, तो बी और सी आपस में इक्वल होंगे क्या, नहीं हो सकते। तो पूछा था कि इज करेक्ट टू कंक्लूड बी इक्वल टू सी, तो इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 बी इक्वल टू सी, एंड ये आप चाहो तो वेक्टर के साइन ले सकते हैं। और थीटा 1 इज नॉट थीटा 2 तो कहेंगे कि वेक्टर बी और वेक्टर सी आपस में दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका था, ठीक है बच्चों। तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट पे आपको एक समरी दिया गया कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, उसके जितने कॉन्सेप्ट होते थे वो क्या होते थे, और फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन आगे फिर और लेंगे, इस पर खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए फटाफट दूसरा कॉन्सेप्ट सीख ले इसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आइए चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ और वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो इसमें भी फिर से वैसा ही होगा कि ए और बी होगा। ए उससे कैसे अलग है कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो ये डिफाइन होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये पूरी बात नहीं है, इसमें आधा ही सत्य है। वो आधा सत्य क्या है, हाफ ट्रू, कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो वहाँ से तो कहेगी सर साइन वाले में डॉट वाले में भी तो यही हुआ था, या स्केलर वाले में, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, और आपने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो दैट इज वाई दिस इज ए स्केलर, सो इट वुड बी ए स्केलर। नो, तो फिर ए क्रॉस बी बोलने का फ़ायदा क्या रहा, तो डॉट के साथ ही नहीं कर लेते। ऐसा नहीं है, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो उसके बाद ये जो इधर RHS में जो आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है वैसा नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक वेक्टर का मिलेगा। तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं नीटा, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब वो वेक्टर तो होगा, मतलब कि वॉट एवर द क्वान्टिटी विल कम आउट इट इज़ अ स्केलर, बट एज वी नो दैट कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर प्रोडक्ट, तो मस्ट बी द एक वेक्टर इसको इंडिकेट करते रहेगा, जो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट सेम टाइम इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन इन द इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन इन सर्टेन डायरेक्शन, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन। तो नीटा का मतलब वो है कि जो यूनिट वेक्टर हो उसका कुछ डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है।
ऐसा, और मैं आपको बारी बारी से सब कुछ इसका बताते चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ऑब्वियस सी बात है कि जब वहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, 2 वेक्टर का, तो हमने वहाँ पर आपको बताया था ना कि आई डॉट आई क्या होता है। तो सबसे पहले फटाफट यहाँ समझ लेते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होता है। आ जाओ, आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई के लिए, तो आई क्रॉस आई जैसा हम जानते हैं कि ये इधर हुआ और ये इधर हुआ, ऐसा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, साइन 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 0, तो ये कितना हो गया, 0। तो आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो वैसे इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ठीक है। तो अगर हम सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो ये 0 हो गया। तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसे भी अगर बाद में अगर मिलेगा कि ए क्रॉस ए कहीं करना पड़ जाए, तो इसका बोलो बच्चों 0 होगा ये चीज़। ए क्रॉस ए का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, सेम वेक्टर का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है तो 0 होता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो 0 हो गया। तो यहाँ पर तो वो बात नहीं बना मतलब कि जैसे आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो जाता था, जे डॉट जे का वैल्यू 1 हो जाता था, और के डॉट के का वैल्यू 1 हो जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का वैल्यू 1 ना होकर 0 है, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सो दैट इज़ वाई दिस रीजन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात तो हमने इसको आपको आपने समझा। अच्छा, अब क्या होगा कि अब 2 अलग वेक्टर के लिए ले, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। यहाँ पर बच्चों ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होगा। क्यों होगा वैसा, क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या मैंने बोला, ऑर्डर का यहाँ पर इंपॉर्टेंस होगा। उस वाले पे अभी तो प्रोडक्ट पे आ ही रहे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये क्यों हुआ भाई, तो आइए इसको पहले समझा देता हूँ, फिर वहाँ पर चलूँगा कि थीटा डिग्री थीटा है और वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो आप जब इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो आप यही लिख पाएंगे ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। बी क्रॉस ए की जगह पे अगर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन माइनस थीटा, बिकॉज कि ये इस तरफ से ऐसे जाएगा नेगेटिव ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी साइन थीटा, इस तरह का। तो ये चीज़ यहाँ पर इक्वल नहीं होता क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर आपको लिखना ही है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, इस तरह का। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो अभी मैं बताने जा रहा था कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के तो 0 हो गया, लेकिन वेन एवर द आई क्रॉस जे एंड जे क्रॉस आई, व्हाट विल हैपन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई क्रॉस जे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का अच्छा पहले आई जे है क्या, वो तो आप तो जानते ही होंगे, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, आई और जे। तो आई क्रॉस जे का मतलब इस तरह से, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कैसा एंगल है, पॉजिटिव। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर जब करेंगे तो आई क्रॉस जे और यहाँ से साइन 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि आई क्रॉस जे तो है, लेकिन उसके साथ क्या था, ये नीटा वाला था ना यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर भी आना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जब आई से आप जे की तरफ जा रहे होंगे कुछ इस तरह से, तो एक उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब कि उन दोनों पर कि यूनिट वेक्टर हो और वो निकल कर आए। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जब भी हम ए क्रॉस बी करते हैं, 2 वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, सॉरी 2 वेक्टर का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, तो एक इटसेल्फ वेक्टर आएगा और वो जो वेक्टर होगा ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी, ये दिख रहा होगा आपको, ए क्या हो गया, ए क्रॉस बी अगर लेंगे तो इटसेल्फ एक वेक्टर सी होगा, और उस वेक्टर सी की कहानी क्या है, ये जो सी आएगा वो इस सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड
C इज परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझिए, फिर आपको इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि वेक्टर C इज A क्रॉस B इज जो C वेक्टर होगा, सो C इज द परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ देम A एंड B, so it means C is perpendicular to A and C is perpendicular to B. Then what will happen? अब आ जाते हैं इधर कि I क्रॉस J, तो एक हमें ऐसा वेक्टर चाहिए कि जो I और J पे दोनों में परपेंडिकुलर हो। मैं आसान भाषा में बोलूँ कि अगर एक ऐसा एक्सिस बताइए कि जो X और Y पे दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा कौन सा एक्सिस होता है? Z एक्सिस। X और Y Z आपस में हम जानते हैं ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, सो दैट इज वाई I क्रॉस J जब करेंगे तो एक वेक्टर आना है ओके, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन वो वेक्टर क्या होगा? तो अगर आप ऐसे भी अगर लगाएं, जो मूव कराने का जो रोटेशन वाला है, या 10th क्लास में आपने सीखा होगा कि I से J की तरफ जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब किधर है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ को हम क्या बोलते हैं? प्लस Z एक्सिस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? K। तो ये बात समझ में आया बच्चों? I क्रॉस J इक्वल टू K। और फिर हम अगर करें J क्रॉस I, तो I क्रॉस J इक्वल टू K है, तो आंख बंद करके बोला जा सकता है कि J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K। और नहीं तो आप ऐसे देख लो कि J से I की तरफ जाएंगे, J से I की तरफ जाएंगे तो कैसा जाएंगे? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो थंब कैसा जा रहा है? अंदर की तरफ। ये देखो, अभी जैसे हम अगर J क्रॉस I की तरफ जाएंगे तो कैसा जाएगा? अंदर की तरफ। आप अपना करके देखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज Y से K I की तरफ, या मतलब Y एक्सिस से X एक्सिस की तरफ क्लॉकवाइज अगर लेंगे, तो अगर ऐसा लेंगे तो किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। थंब अंदर की तरफ जा रहा था, और क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ आ रहा था। तो अंदर की तरफ जा रहा था, तो अंदर की तरफ क्या होता है? नेगेटिव के। तो J क्रॉस I का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस K। और I क्रॉस J का वैल्यू कितना हो जाएगा? K। तो ये दो बातें समझ में आया। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि I क्रॉस J के लिए, तो J क्रॉस K के लिए क्या होगा? उसका भी मैग्नीट्यूड वाइज तो 1 होगा, लेकिन J और K पे परपेंडिकुलर क्या है? J से K की तरफ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी I होगा। ठीक है, तो I क्रॉस J, J क्रॉस K, और उसके बाद एक और बचा K क्रॉस I। तो यहाँ पे कौन सा गायब है? J। तो J ही आने वाला है इस तरह का। तो मैं आपको अगले इसमें बता देता हूँ कि हुआ क्या, कि हमने अभी आपको ये चीज़ बताया कि I क्रॉस J जो होता है, ये होता है K। J क्रॉस K होता है, वो होता है I, और K क्रॉस I होता है, वो होता है J। ठीक है, तो एक ऑर्डर मेंटेन है। और इसका जैसे ही इसका दूसरा वाला पार्ट लीजिए कि J क्रॉस I माइनस K क्रॉस J माइनस I क्रॉस K इज माइनस J, ऐसा। तो आप सोचिए कि सर ये याद कैसे होगा? बहुत आसान है याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहली बार अगर हैं तो आपको लग रहा होगा, जो 12th वाले हैं उनसे पूछिए, तो कहें कि हाँ ये तो आसान होता है, आपको बताएंगे। और नहीं तो आप इस वे को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए, या ऐसे बना दीजिए, यहाँ पर I है, यहाँ पर ले लीजिए J है, और यहाँ पर ले लीजिए K है, इस तरह से। तो I से J की तरफ जाकर आते हैं, इसको फॉलो करते हैं, I से J की तरफ तो पॉजिटिव, J से K की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, और K से I की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव। मतलब I क्रॉस J कोई पूछे तो K, J क्रॉस K कोई बोले तो I, K क्रॉस I बोले तो J। इसका अगर रिवर्स ऑर्डर करें तो J क्रॉस I माइनस K I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I, इस ऑर्डर में। तो आप इस तरह का यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि अगर हम दो वेक्टर को, अभी वो तो आपको क्वेश्चन भी उसका बताऊंगा लेकर कि क्यों वेक्टर हुआ, तो लेकिन अभी आप मतलब कि समझने के लिए ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B अगर करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, और जो कोई भी वेक्टर जो आएगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा A और B पे, जिसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किसी भी दो वेक्टर का, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आता है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेकर देखा था, वही सब बता रहा था कि I J से अगर देखते हैं कि I क्रॉस J होता है तो उसका क्या होगा?
के, और के पर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, आई और जे पर। ठीक है, तो ये तो हमारा कहानी था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। आइए अब उसको निकालते कैसे हैं तो उसको देख लें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर है ए, तो एक चलो नोटेशन में बता देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b है b1i b2j प्लस b3k, इस तरह का है। तो हमसे पूछा जाता है कि बताओ बच्चे a क्रॉस b क्या होगा। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि एक ये वाला है डिटर्मिनेंट मेथड वाला, कि आई जे के को सजाकर ऐसे लिख लेंगे, ऐसा हो गया। और जो ए का वेक्टर ए का कोफिशिएंट है तो यहाँ पर लिख लेंगे a1 a2 a3, और यहाँ पर लिख लेंगे b1 b2 b3, ऐसा। तो अब इसको सॉल्व करने आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। करते क्या है कि आई को ऐसा करते हैं तो इसको हाइड कर लेते हैं ऐसा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हैं ऐसे, तो कितना हो गया a2 b3 माइनस a3 b2। बोलो बच्चों ये समझ में आया? पहले इसको हाइड कर लेंगे, केवल आई को लिखेंगे। फिर क्या होता है कि डिटर्मिनेंट जब आप पढ़े होंगे मैथ में तो आपको ऐसा नज़र आएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस जे, उसके ठीक बाद वाला। और जब जे को करेंगे तो सेम सिचुएशन में जे को हाइड करके सोचो, तो जे वाला a2 b2 वाला एक गायब हो जाएगा कॉलम, और फर्स्ट रो गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा a1 और b3, और यहाँ से b1 a3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a1 b3 माइनस b1 a3, ऐसा, आई के बाद जे। अब उसके बाद के लिए देखेंगे, के को अगर आप थर्ड कॉलम को ब्लॉक कर लीजिए और फर्स्ट रो को, व्हाट यू विल गेट a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसा। तो इस तरह का बच्चों मिलेगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम ऐसे निकालते हैं। तो आप ऐसा चाहो तो लिख लो, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ऐसे सजा लीजिए और उसका वैल्यू ले लीजिए। तो मैं आपको देता हूँ समय थोड़ी देर के लिए, इसको फाइंड आउट कर लीजिए फटाफट। अच्छा हट जाऊँ, इधर हट जाऊँ, चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब आइए इसका एक क्वेश्चन करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस 3k। तो हमें निकालना है a क्रॉस b का वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे, वही i j k सजाकर। एक चीज़ और कॉन्शियस रहिएगा, जब a क्रॉस b लिखा हो तो a वाला ही सेकेंड रो में डालना है। ऐसा नहीं कि कोई उल्टा अगर कर देंगे तो निगेटिव में आंसर आने लगेगा। मतलब वॉट एवर कुछ भी आप निकालोगे तो क्यों ऐसा होगा कि हमने बोला था ना कि a क्रॉस b, यहाँ से अगर उल्टा करेंगे तो माइनस ऑफ b क्रॉस a का वैल्यू आएगा। तो आंसर आपका सब कुछ आएगा लेकिन निगेटिव आएगा अगर ऑर्डर आप बदल के कर देंगे। तो आप इसका चेक भी कर सकते हैं। अभी देखिए कि 2 3 4 लिया और यहाँ से 1 2 3 लिया। तो अगर आई का हम अगर लिखना होगा हमें तो 3 3 या 9। अगर इसको हाइड करके ऐसा सोचे तो यही बोलेंगे ना, 3 3 या 9 और माइनस 8। तो 9 माइनस 8 कितना हुआ आई। फिर माइनस जे, तो एक आएगा ही, जे को हाइड कर लो और मतलब सेकंड कॉलम को हाइड कर लीजिए फर्स्ट रो को। 2 3 या 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 इज़ 2। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 प्लस के को हाइड कर लीजिए और इसको देखिए थर्ड रो को, थर्ड कॉलम को हाइड कर लीजिए और फर्स्ट रो को। सो यू विल गेट 2 2 या 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 1। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया आई माइनस 2j प्लस के। देखिए ऐसा मिला a क्रॉस b का वैल्यू। तो मैंने आपको वो जैसे पहले भी बताया था कि जब भी हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ एक वेक्टर आता है।
तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकता था कि अगर दो वेक्टर है ए और बी, फाइंड अनदर वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। सो इन दैट वे उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, जो वेक्टर आएगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो इस एक वेक्टर आता है और दैट इज़ वाई हम इसको एक वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ए क्रॉस बी। अच्छा हाँ, मैं जो अब बोल रहा था कि उल्टा आ जाता है, उल्टा वाला भी देखो दिखा देता हूँ। मान लो किसी ने गलती से ले लिया हो, उस गलती को सुधारने का भी समय है कि आई जे के तो आपके पास है ही है, ऐसा ए के बजाय बी ले लिया, जैसे कि 1 2 3 ले लिया और यहाँ से 2 3 4 ले लिया। जैसे 2 3 4 था, मैंने चेंज कर दिया। तो आई अगर लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 9, तो 8 माइनस 9, तो पहले में देखो नेगेटिव आ गया ना, वहाँ पॉजिटिव था। फिर माइनस जे, तो इसका अगर जे को सेकंड कॉलम को ब्लैंक करें तो 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 इज माइनस 2, प्लस के वाले के लिए अगर करेंगे तो 3 माइनस 4 तो माइनस 1, तो फाइनली कितना हुआ, माइनस आई प्लस 2j और माइनस के। तो यहाँ पे कॉन्शियस रहिएगा, एग्जैक्टली देखिए नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर आई था तो माइनस आई है, माइनस 2j है तो यहाँ पर प्लस 2k है, और यहाँ पर k है तो माइनस k है। ये इसलिए हुआ बच्चों कि हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया था। वर्चुअली हम क्या करें कि ए क्रॉस बी के निकालने के बजाय बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, और उन दोनों में क्या होता था, रिलेशन नेगेटिव का होता था। सो दैट इज़ वाई इस तरह का ऐसा नेगेटिव आपको साइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट का है था, तो और उसके साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या था तो उसके बारे में देखा। अब आइए कि इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या होता है। तो एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो अगर पूछेगा आपसे तो आप उसको तुरंत फटाफट आप बता सकते हैं, एक बात तो है ही है। दूसरा, इसके अलावा एप्लीकेशन अगर आप देखिए, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहला एप्लीकेशन तो बच्चों ये है कि टॉर्क निकालने के काम में तो खूब आता है, आर क्रॉस एफ। दूसरा, एल एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, या इस तरह के जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट होता होगा उनके साथ होता है। अगर पी क्रॉस ई भी अगर देखें टॉर्क के निकालने के लिए, वहाँ पर रहता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में टॉर्क इज या टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी ये मोमेंटम वाला पी नहीं है, पी अलग है। तो अच्छा रहने दो अभी, क्योंकि अब कन्फ्यूज़न क्योंकि पढ़े हैं नहीं तो हो सकता है कि दिक्कत हो, तो अभी दो पे ही रखते हैं, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट पे। या जहाँ भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा तो वहाँ पर हो सकता है, या मतलब कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखेंगे, आपको याद भी होगा कि डायमेंशंस वाले में आपको बताया था कि F इक्वल टू क्यू यू क्रॉस बी, तो वहाँ पर भी हमें डायरेक्शन निकालने के लिए काम में आता है। एक तो ये होगा, ये तो मतलब जहाँ भी फिजिक्स में अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करता होगा तो ये वर्क करेगा, तो इसमें तो कोई वो बात नहीं है। खाली आपको फिजिकल कहेगा, फिजिकल क्वांटिटी का आप कहेंगे कि बताइए मुझे, और बाकी का वो दीजिए, तो हम आई विल क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक तो ये हुआ, इसके अलावा दो और है, ये तो था ही था कहानी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने काम में आता है। फिर उसके बाद दूसरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको ऐसे वेक्टर में भी देखने को मिलेगा, जब आप मैथ के वेक्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा, यहाँ पर भी आता है। तो उसके लिए बता देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के काम में आता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में कैसे आएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए, आइए इसको एक कुछ शेप का तो फ़ायदा उठाया जाए। इस तरह का है एक ट्रायंगल, और यहाँ से वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर है, ऐसे ही दे दिया। एंगल वगैरह का कोई अता पता नहीं है, क्या है कि दो वेक्टर है और इसका नेम है अगर
कुछ ए बी सी ऐसा दे दिया कि ए बी साइड बोल रहा है वेक्टर ए है और एक साइड है बी वेक्टर है। फाइंड द एरिया ऑफ द दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा कि ए क्रॉस बी आप कुछ तो निकालेंगे, तो इटसेल्फ एक वेक्टर होगा, तो उस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, और यहाँ पर धीरे से हाफ लगा देंगे। जैसे होता था ना कि 1/2 बेस इंटू हाइट, एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पर भी। वो कैसे, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1/2 ए बी साइन थीटा, यही होगा ए क्रॉस बी, अभी आपको जो बताया था। अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात करें, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया ऑल्दो is also vector quantity, but only here we talking about there the magnitude, कि whenever the taking the magnitude of the unit vector, it will also give the 1. So that is why 1/2 AB sin theta. So here you can written like that, 1/2 A times B sin theta. आप उसको क्लब करके देखिए, तो A आपको कैसा मिलेगा, ऐसा बेस मिल गया और ये थीटा है, तो सामने से परपेंडिकुलर वाला B sin थीटा यही तो होगा। तो वर्चुअली आप वही काम कर रहे हैं, बेस इंटू हाइट, एरिया निकालने के लिए यहाँ पर बस वेक्टर के फॉर्म में आ गया, तो उसी चीज़ को रीराइट करके ऐसा इसमें लिख दिया गया। तो एरिया निकालने के लिए अगर ट्रायंगल का है, अगर उसके दो साइड्स हमें गिवन है, तो उसका ए और बी है, तो उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेकर हाफ से डिवाइड करते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमें एरिया दे देगा। ठीक है बच्चों, और क्यों देगा, तो रीराइट करके आपको ऐसा दिखा दिया, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है, ए को बाहर कर लो, बी साइन थीटा इज वर्चुअली, अगर वी ऐसे है तो उसका एल्टीट्यूड तो यही होगा, बी साइन थीटा होगा, और आप उसको ऐसा बता सकते हैं। दूसरा पैरेललोग्राम, देखें सेफ है क्या पैरेललोग्राम का, ऐसा है तो इस तरह का है, इस विजुअल। मान लीजिए कि वेक्टर ए है, अरे आप जाइए भाई, आपका काम हो गया है। ये यहाँ पर है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों बीच का एंगल थीटा है। तो वर्चुअली होता क्या है कि अगर ये थीटा है तो आप इसमें ऐसा दो में ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसमें दो ट्रायंगल का सम है, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, तो उसमें जो हाफ का जो फंडा था, इसमें हाफ का फंडा नहीं आएगा, हाफ गायब हो जाएगा। तो एरिया ऑफ लोग्राम इज इक्वल टू 1/2 नहीं होगा, सिंपल हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी, तो उसका मिलकर आ जाएगा, या स्मॉल ए स्मॉल बी, इस केस में जैसा ही वेक्टर है, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो उसका एरिया देगा। तो इसके अंदर हमें क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमें एरिया निकालने के लिए भी रहता है। अगर आप मैं आपको चलो थोड़ा सा और ज्ञान दे ही देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं कलर ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ से अच्छा सेमी कलर आ गया है, X1 जैसे मान लीजिए कि अच्छा इस पेन को सेलेक्ट करना है, ओके, X1 Y1 ये है, यहाँ से आप X2 Y2 ले लीजिए और यहाँ से X3 Y3 ले लीजिए। तो जो आप ट्रायंगल का एरिया जो देखते थे, तो वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के ही टर्म में आता है। जैसे आप यहाँ से करते होंगे ना 1/2, अगर ब्रैकेट लगा के XY1 कॉमा X2 माइनस X3 माइनस समथिंग समथिंग, तो इसको भी जब आप अरेंज करोगे ना, तो वैसा ही आपको एरिया एग्जैक्टली होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट, आप एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड है वेक्टर ए इस और वेक्टर बी, और एंगल कुछ नहीं दिया, फाइंड द एरिया खाली पूछ रहा है। तो जैसे कि आई है प्लस जे है प्लस 3k है, और वेक्टर बी में है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो जो हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा, पहले तो उसकी तो ज़रूरत पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या कर लें, i j और k, तो
तो यहाँ से कितना हो गया 1 1 3 और यहाँ से कितना हो गया 2 माइनस 3 4। तो I के लिए लिखेंगे तो 4 माइनस प्लस 9 तो 13I। J के लिए लिखेंगे तो 4 माइनस 6 तो 4 माइनस 6 इज माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2J। K के लिए लिखेंगे तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5 के। तो ये हमारा आया। तो जब इसका एरिया जब हम लिखने चलेंगे तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर 13I प्लस 2J और माइनस 5 के, यही होगा। तो जब इसका आप मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो 1/2 13 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1/2 169 प्लस 4 प्लस 25। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो गया 169 प्लस 4 इज़ 173 173 प्लस 25 इज़ 198। तो अंडर रूट 198/2 होगा इस तरह का। तो उसमें आप देखेंगे 99 इंटू 2 हो सकता है। तो एक को रूट को चाहो तो आप ठीक है स्क्वायर यूनिट बस अगर सॉल्व, क्योंकि डेटा तो सोच कर दिया नहीं गया था, ऐसे लिख दिया था तो उसके चलते आया। तो आपको एरिया का मतलब कि इसका एक एप्लीकेशन देखा। तो ठीक है बच्चे, तो आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब हमने इस लेक्चर में कवर किया और उसके एक दो इसके एग्जाम्पल दिए। क्रॉस प्रोडक्ट पे अभी और बात करेंगे कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा अभी तो आपने देख ही लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो उसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं कि क्योंकि ए बी साइन थीटा साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू जीरो ही होता है। तो अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर जीरो है तो उसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने ये सब जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे प्रोडक्ट से रिलेटेड लगभग कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम कल मिलेंगे तो इसमें या इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट का 10-15 क्वेश्चन करेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट का 10-15 क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि और भी क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू।